अब मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान और अमेरिका की। जी हाँ, ईरान इस वक्त चर्चे में है। ईरान पर बातचीत हो रही है और आज हम गजा पर भी बात करेंगे, मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से। इसके अलावा हम बात करेंगे ईरान की, ईरान के जश्न की, और ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका और इजराइल को, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मेजर जनरल साहब भी जुड़ेंगे, जिनसे आज हम पूरा सिनेरियो समझेंगे, पूरे मामलात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है, किस तरह की चीजें सामने आ रही। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल ये ख्वाब देख रहा था कि ईरान का तख्ता पलट देंगे और ईरान जो है वो अपना 47 जो इंकलाब है वो उसका जश्न नहीं मना पाएगा, ये पूरा मंसूबा बना लिया था। लेकिन जिस तरह से आज ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, एक जश्न का माहौल है, पूरा ईरान वो दुल्हन की तरह सजाया गया है और लोगों में जो जोश है, जज्बा है, वो अल्टीमेट है। वो वो देखने से ताल्लुक रखता है और उसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी काबिले गौर है। और ईरान ने इस मौके पर जो अमेरिका को जवाब दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने आज साफ कहा कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं झुकेगा। तेहरान का अमेरिका को चैलेंज, खामनाई के जखीरे में कौन कौन सी मिसाइल, आज चर्चा हो, आज इस पे बात हो रही। इसके अलावा देखिए यहां पे ये भी खबर आ रही कि अमेरिका इजराइल में टेंशन बढ़ी, ईरान को जंग में हराना मुश्किल क्यों क्यों ईरान को जंग में नहीं हराया जा सकता। अब ये तो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। और आज हमारे साथ वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, वो सब आज हमारे साथ जुड़ेंगे, मेजर जनरल साहब, जिनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब हल्की बात क्यों। और आप देखिए कि किस तरह की अलग अलग हवालों से खबर आ रही। ईरान पर अमेरिकी हमले से क्यों डर रहे सऊदी अरब और कतर, मुस्लिम प्रेम नहीं, खाड़ी देशों के संकट की वजह जा रही। कह रही है कोई मुस्लिम प्रेम नहीं है। तो इनको पता कैसे चल गया कि ये मुस्लिम प्रेम नहीं है? कैसे इनको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट बदल नहीं रहा है? क्या है, क्या सिनेरियो, क्या है, खाका क्या है? इन तमाम चीजों पे आज हम रोशनी डालेंगे। लेकिन एक एक करके सबसे पहले आप देखिए कि हम जो बात करेंगे ईरान का जो सिनेरियो है, सबसे पहले अगर हम आपको ले चलते हैं उस सिनेरियो में, और आप खुद देखिए कि किस तरह का जश्न का माहौल है और कौन कौन किस किस तरह के लोग वहां पे पहुंचे हैं, तो इससे एक तस्वीर आप देखिए वो नजर आएगी। और अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह की तस्वीर उभर के आई, ये आप देखिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तस्वीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंकलाब इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब, आलमी शख्सियात की शिरकत है। ये आप देखिए, ये तस्वीर, इससे आपको अंदाजा होगा और ये कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे, ये अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की तस्वीर है। वहां ये जश्न मनाया गया है। सफीरों, सफारतकारों, बैनुल अक़वामी सियासी और सकाफती शख्सियात और दानिश्वरों ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदे दफ्तर में पहुंचकर इंकलाब इस्लामी की कामयाबी की 47वीं सालगिरह के जश्न में शिरकत की और इंकलाब इस्लामी की कामयाबी की मुबारकबाद पेश की। ये यूनाइटेड नेशन की तस्वीर है। इससे आप अंदाजा लगाइए, ये दरअसल अगर इसको कहा जाए तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है इजराइल को, बहुत बड़ा जवाब है अमेरिका को। अब ये प्रोपगंडा शुरू हो गया है कि दरअसल वो कोई मुस्लिम प्रेम नहीं है ईरान से, इसलिए अरब ममालिक तो अपनी बचत के लिए या अपना जो भी अलग अलग तजिया हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम प्रेम हो जाएगा तो ये मुस्लिम प्रेम से इतना डर क्यों है? अगर शिया सुन्नी जो
एक मुद्दत से उनको अलग थलग रखा गया, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो ये इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों क्यों क्योंकि इन्हीं की ये साजिश थी कि अलग किया जाए। देखिए, मसलकी इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात वो तो घरों में भी होते हैं, और वो कोई बुरी चीज नहीं। इस्लाम के नजदीक, शरीयत के नजदीक इख्तलाफ जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप सही चीज तलाश कर लेते हैं। लेकिन जहां पे इंतकाम शुरू हो जाए उस मामले को, वहां पे बुराई है, वो चीज अगर दूर हो रही, मैं उसके अलग अलग तौजियात हैं, मैं उस पे जाऊंगा। मेरे साथ मेजर जनरल साहब जुड़ गए हैं, क्योंकि आज जो फोकस हमें करना है सबसे ज्यादा, मैं थोड़ा दो एक खबरें मिडिल ईस्ट यानी गाजा के हवाले से बता दूं कि यहाँ पे देखिए, इजराइल के अरब कस्बों में घंटों के भीतर 4 कत्ल हुए, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जेरूशलम पोस्ट ने टॉमी रॉबिन्सन को मंच प्रदान किया, क्योंकि वो एप्स्टीन को ज़ायनिज्म से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ये भी खबर है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के बीच नेतन्याहू व्हाइट हाउस में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। ये बहुत बड़ी खबर है कि वो व्हाइट हाउस पिछले दरवाजे से जाना पड़ा नेतन्याहू। सोचिए जरा से, वो नेतन्याहू जिनका अमेरिका में पुरतपाक इस्तकबाल होता था, जिनका एक टेरर होता था, खौफ होता था, इजराइल को भगवान माना जाता था अमेरिका में, आज सूरत हाल देखिए। बैकडोर से, ये व्हाइट हाउस की बात बता रहा हूं कि व्हाइट हाउस में ये खबर आ रही है, और ये खबर मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैं उसकी एक झलक दिखा करके और मैं मेजर जनरल साहब को ले आऊंगा, क्योंकि आज हमने उन्हें इनवाइट किया है ताकि हम एक वॉर एक्सपर्ट के तौर पे उनसे सुने, मिलिट्री एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे उनसे हम जाने। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये हेडिंग देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं देख रहा हूं। ये आप देखिए, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, रेड कलर में इजरायली मीडिया का कहना, इजरायली मीडिया कहना, ये कोई ईरान मीडिया नहीं कह रहा, ये कोई कतरी मीडिया नहीं कह रहा, यहाँ पे इजरायली मीडिया कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के बीच नेतन्याहू व्हाइट हाउस में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। इसके अलावा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए शर्मनाक ढंग से एकत्रित होना, ये भी आप देखिए, ये क्या है, ये क्या, सऊदी अरब के साथ अपने विवाद में संयुक्त अरब अमीरात ने वाशिंगटन में यहूदी विरोधी भावनाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अब ये खबर आ रही, आप देखिए, वो तमाम ऐसी चीजें जिसका कभी आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा, मैं इन तमाम चीजों पे आज बात करूंगा। मैं इनवाइट कर लेता हूं, ये खबर आपके स्क्रीन पे है, मैं इनवाइट कर लेता हूं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का, रिटायर्ड, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो जनरल है वो जनरल है, उसकी जिम्मेदारियां उसी तरीके से उनके पेश नजर रहती हैं। और यही वजह है कि जावेद इकबाल साहब जब भी बात करते हैं तो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी और इसके अलावा जो एटिकेट्स होते हैं एक मिलिट्री के, उसको पेश नजर रख करके आप गुफ्तगू करते हैं। और आपकी नजर जिस तरह से मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेरियो पे, वो भी अल्टीमेट है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का कि कैसे, सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में जश्न मनाया गया ईरान इनकलाब इस्लामी का, वहां पे तमाम सफरा जो है, एम्बेसडर्स आए, सिफारतकार आए, तो एक माहौल ईरान में भी बड़े पैमाने पे कैसे देखते हैं इस 47 साल के सफर को। बड़े नशेब फराज ईरान के साथ आए, पाबंदियां रहीं, जंग भी थोपी गई, तो आज इसके बावजूद ईरान में जिस तरह का माहौल, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक महीना पहले कि जैसे तख्ता पलट दिया जाएगा, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, गोदी मीडिया, वो तो कह रहा था खामनाई साहब रूस भाग गए, कोई कह रहा था बंकर में छिप गए, तो कोई कह रहा था बस 24 घंटे में तख्ता पलट हो जाएगा। सब आपके नजरों के सामने है। तो इस वक्त का जो सिनेरियो है, कैसे देखते हैं जनरल साहब? जी मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। पहले ये बताएं, मेरी आवाज आपको दुरुस्त सुनाई दे रही है?
बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आवाज। चलिए चलिए ठीक है, बेहतर। देखिए, जैसे पिछली बातचीत में भी हमने आपसे बतलाया था कि जो ईरान का इस्लामी इनकलाब था, ये उस दौर में आया था जब दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड था। सोवियत यूनियन और अमेरिका उन दो पोल्स को लीड करते थे। इनके बीच में पहली बार जब इस्लाम के नाम पे एक पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे आया इमाम खुमैनी की कॉल के ऊपर, तो उसने सारी दुनिया की और खास तौर से मुस्लिम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की। और वो पॉलिटिकल फोर्सेस, खासतौर से वेस्टर्न पॉलिटिकल फोर्सेस, जिनको लगता था कि अगर इस तरह की सोच इस खित्ते में या दुनिया में मजबूत हुई तो उनके जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट है उन्हें शदीद नुकसान पहुंचेगा, वो पहले दिन से ही इस इनकलाब को रोकने में लगे हुए थे। और वो चाहते थे कि किसी तरह से इस सरकार को वहां पे बदल दिया जाए। और उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, देखिए, पिछले 47 सालों में न सिर्फ ये इनकलाबी सरकार वहां वजूद में रही है, बल्कि इन्होंने दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी मुसलमानों के अंदर खास तौर से जो उनकी सियासी सोच थी उसको बदल के रख दिया है। ईरान के आने से पहले अगर दुनिया में आप देखें, जहां भी पॉलिटिकल चेंजेस आया करती थी, तो ज्यादातर लोग जो यूरोप से निकली हुई आइडियोलॉजीज थी उनसे इन्फ्लुएंस होते थे, जिनके अंदर नेशनलिज्म था, सेक्युलरिज्म था, सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। लेकिन ये पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ था कि पॉलिटिकल इस्लाम के नाम पे, कि जो इस्लाम के उसूल और मकासद हैं उनके हिसाब से कोई सरकार अपने निज़ाम चलाएगी, ये पहली बार दुनिया के अंदर ऐसा हुआ था। और इसको रोकने के लिए फिर आप देखें कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईरान के ऊपर सख्त से सख्त पाबंदियां लगाई। और उसके अलावा जो इस कुत्ते के दूसरे मुल्क थे उनके जहन में ये बात बैठाने की कोशिश की कि ये जो इस्लामी इनकलाब है ये इसे आपके इलाकों में भी एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें डिस्टेबलाइज करेंगे। तो उनको भी साथ लेके उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से ईरान की इस सरकार को बदल दिया जाए। लेकिन आप अगर आप देखें पिछले 47 सालों में, जैसे आप ही ने कहा मुमताज भाई, बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, मगर उन्होंने हर क्राइसिस का, हर चैलेंज का सामना किया। उन्होंने अपने मुल्क को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया। उसी पहले साल के अंदर ही उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उन्होंने जो अपना एक तस्वुर था गार्डियन काउंसिल का, देखिए ये डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उससे थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे अवाम को, लोगों को अपनी राय देने का हक है, अपनी सरकार वो बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें दी। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने मुल्क की हर शोबे में तरक्की की। उन्होंने न सिर्फ अपने सोशल में या बाकी जितनी भी चीजें थी, अपनी उन्होंने इंडस्ट्री भी, हर चीज उन्होंने बना के रखी। और जैसा कि आपने देखा कि डिफेंस के मामले में भी उन्होंने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद बड़ी तेजी से अपनी प्रोग्रेस की है। और पिछले साल जो 12 दिन की जंग इजराइल के साथ हुई थी, उसमें ईरान ने जो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, खास तौर से मिसाइल के फील्ड में, वो सारी दुनिया ने उसका लोहा माना। आज जो चल रहा है आप देखिएगा कि उस 12 दिन की जंग का नतीजा है कि नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि आपकी जो बातचीत ईरान के साथ न्यूक्लियर इशू पे हो रही है, आप उसका स्कोप बढ़ाएं और उसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी शामिल करें। और जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है आप उसको भी रेस्ट्रिक्ट करवाएं। और दूसरा ये कि जो ईरान, ये जो मज़ाहमती ग्रुप जिनकी सपोर्ट करती है ईरान की सरकार, इसको भी आप रुकवाने की कोशिश करें। तो उसका जो, अगर आप देखें कि देखिए
جیسے ہم یہاں سے آ رہے تھے بہت سارے کرائسس کی ہم نے بات کی کہ ایران بیچ بیچ میں ان کرائسس کے ساتھ گزرتا رہا، لیکن جو آج کا موجودہ کرائسس ہے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، جب یہ وہاں پہ ان کی پابندیوں کے اثر کی وجہ سے وہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھی اور کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی، تو پبلک کا ایک طبقہ اس مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ اترا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو موساد تھے اور جو CIA تھی، انہوں نے اپنے ایجنٹ انفلٹریٹ کیے اور اس پبلک میں آ کے انہوں نے جو گورنمنٹ بلڈنگز تھیں اور جو گورنمنٹ آفیشلز تھے اور جو پولیس اسٹیشنز تھے اور ملٹری ٹھکانے تھے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے ایسے اکاؤنٹ، انٹرنیٹ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیے گئے۔ انہیں یہ لگا کہ یہ ایک بڑا اچھا ان کے لیے موقع ہے، اب ان کے پاس یہ اپارچونٹی آ گئی ہے کہ وہ اس سرکار کو، اس رجیم کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس ونڈو آف اپارچونٹی کو دیکھتے ہوئے ہی امریکن سرکار نے جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن تھا جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر تھا، اس کو امیڈیٹلی بولا گیا کہ آپ جو ہے وہاں پہ پرشین گلف کے اندر پہنچے، اور وہ بڑی تیزی سے وہاں سے پرشین گلف کے اندر آیا، اور جس طرح کی فورسز اس کے پاس تھیں، اس کے پاس F-16 تھے، یا ان کے پاس جو لانگ رینج بمبرز ہیں یا جو میزائلیں ہیں یا جو امریکہ کی بیسز ہیں گلف کے اندر، وہ 9-10 جو بیسز ہیں ان سب کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح کا انہوں نے فورس پروجیکشن کیا ہوا ہے، ان کی کوشش یہ تھی کہ جہاں یہ پبلک سڑکوں پہ آ رہی ہے، اگر ہم ایک شاک اینڈ آو کے ذریعے ایک میسیو ایسا ایئر کیمپین کریں ایران کے اوپر، اور اس میسیو ایئر کیمپین کے اندر ہم ان کو یہ کمپیل کریں کہ یہ جو ہماری شرطیں ہیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر، میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر، اور جو یہ مزاحمتی گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، ہم ایران کو اس سے پیچھے کریں، یا تو اسی سرکار کو پیچھے کریں، یا اس سرکار اگر یہ بدلتی ہے تو ہم ایسے اپنے لوگ جو ہمارے فیور کے ہیں، جن میں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا نام سر فہرست تھا، انہیں یہاں پہ لائے یا وہ اپنی یہاں پہ آ کے سرکار بنائے۔ تو ان کی جو انیشیل پلاننگ تھی ان پروٹیسٹ کے بعد، وہ اس لائن پہ چل رہی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی سرکار نے بھی اپنے بڑے ایفیکٹو قدم اٹھائے، اور جو بہت سارے اس طرح کے ایجنٹ پرووکیٹرز تھے جو کہ موساد کے یا CIA کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے، ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا، ان پروٹیسٹ کے اوپر قابو پایا، اور وہ انٹرنیٹ اکاؤنٹ یا وہ اسٹار لنک کے اکاؤنٹ جن سے یہ اس طرح کی افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایران کی سرکار نے، ایسا مانا جاتا ہے کہ چین کی اور روس کی مدد سے ان سارے اکاؤنٹس کو بھی نیوٹرلائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی ڈیفینسو پوزیشنز تھی ان کو بڑی تیزی سے مستحکم کیا۔ دیکھیے، ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا ہے، اور ان کے پاس ایک جو میزائل ٹیکنالوجی کے علاوہ ڈرونز ٹیکنالوجی، اور ان کے پاس چھوٹے سبمرینز بھی کافی ہیں۔ تو جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ یہ بھی اپنی ڈیفینسو پوزیشن انہوں نے مضبوط کر لی ہے، اور جو پروٹیسٹ تھے جیسا یہ امید کر رہے تھے وہ بھی فزل آؤٹ ہو گئے ہیں، تو انہیں ایسا لگا کہ جو یہ اپنا آبجیکٹو جس طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کی پاسبلٹی کم ہے، تو اس پاسبلٹی کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے جو تھا یہ بات چیت کا راستہ ایک اختیار کیا۔ دیکھیے، جنگ میں یا کسی بھی آبجیکٹو میں آپ تبھی جاتے ہیں جب آپ یعنی جنرل صاحب یہ مانا جائے کہ انہوں نے فیس سیونگ ایک طریقے سے کی، اور کسی طریقے سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ یہ الغار ہو جائے گی اور یہاں سے پٹ پٹا کے نکلیں گے، تو اس کو بات چیت کو ہم فیس سیونگ کے طور پہ جیسے کہ ہم لوگ لے رہے تھے،